हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू द बुद्धा एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि यूनियन गवर्नमेंट ने अपना 2024-25 का बजट जारी कर दिया है, तो हम इस वीडियो के माध्यम से जो बजट 2024-25 है उसके की हाइलाइट्स को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये जो है बजट प्रकाशित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड बजट डिवीज़न काम करती है। तो ये डॉक्यूमेंट मेजरली वहीं से लिया गया है, जो कि बजट जारी होने के बाद पब्लिश किया गया था। अगर हम बजट को जारी करने के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को देखते हैं, तो दोस्तों आर्टिकल 112 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि यूनियन गवर्नमेंट साल भर में एक अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। अब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, यह जो है गवर्नमेंट के रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच की पूरी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की जानकारी होती है। तो चलिए देखते हैं 2024-25 का जो बजट है उसमें क्या घोषणा की गई है, क्या बातें कही गई हैं, क्या नई योजनाएं लाई गई हैं, जिसके माध्यम से योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा और देश को और विकसित किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो इस बजट का मेन थीम है विकसित भारत है। इसके लिए जो है प्रॉपर रोड मैप बनाया गया है। तो अब हमारा देश जो है डेवलप्ड इंडिया से डेवलप्ड इंडिया की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए प्रयास किया गया है। तो इसमें 4 मेजर चीज़ों पर फोकस किया गया है, जिसमें एक है अन्नदाता फार्मर्स, और दूसरे हैं गरीब पुअर्स, तीसरे हैं युवा, और चौथे हैं वुमेन्स या महिलाएं। तो इन 4 मेजर कास्ट को ध्यान में रखकर यह बजट पूरा बनाया गया है। इसके साथ साथ जो बजट का थीम रहा, उसमें मेजरली फोकस किया गया है एम्प्लॉयमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब से ये सरकार आई है तब से एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारी बातें कर रही है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए प्रयास कर रही है। तो इस बजट का मेजर थीम जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का है, और इसके बाद स्किलिंग किया जाएगा। एमएसएमई जो है उसको फोकस किया गया है, और मिडिल क्लास को फोकस किया गया है। अब ये आप देखेंगे कि ये तीनों चीज़ें रिलेटेड है। अगर स्किल प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट तो एम्प्लॉयमेंट होगा, और एमएसएमई जो हैं इनको अगर सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट तो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अब इससे जो है मिडिल क्लास जो है को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ इंडिया की देश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो जो विकसित भारत की संकल्पना लेकर आई गवर्नमेंट, तो इस संकल्पना के जो प्रायोरिटीज़ हैं, किन चीज़ों को प्रायोरिटी पर रख रही है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो है गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को जो है फोकस किया है। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि जो रिसर्च है एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उस पर फोकस किया जाएगा ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। और दूसरा है कि नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट, जिससे कोऑपरेटिव सेक्टर जो है उनको डेवलप किया जा सके। और तीसरा बात कर रही है आत्मनिर्भरता की। तो जो ऑयल सीड का फील्ड है उसमें गवर्नमेंट कह रही है कि हम जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गए, ग्राउंडनट ऑयल हो गए, सीसम, तो इसमें इंपोर्ट करने की बजाय हम खुद जो है अपने देश में इसका प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने नेचुरल फार्मिंग की बात करी है, जिसके माध्यम से 1 करोड़ फार्मर्स कंट्रीज के
करोड़ फार्मर्स को फ़ायदा होगा। और श्रिम्प प्रोडक्शन जो है उसको बढ़ाने और उसके एक्सपोर्ट की बात करी है, जो कि नाबार्ड जो हमारी संस्था है उसके माध्यम से इस पर फोकस करेगी गवर्नमेंट। और साथ में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई पर फोकस करने की बात कही गई है, जिसके माध्यम से किसानों को जो है प्रॉपर कवरेज करके और उन्हें क्रेडिट लोन्स प्रोवाइड करवाएगी गवर्नमेंट। तो इसके लिए जन समर्थ बेस्ड किसान के क्रेडिट कार्ड इशू करने की बात कही गई है। तो अगर दोस्तों आप किस क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में समझना चाहते हैं, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 1998 की स्कीम के उसमें लॉन्च हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था कि जो फार्मर्स को है क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करवाना था, इजीली फार्मर्स को क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करे ताकि उनको खेती किसानी करने के लिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम ना रहे। तो गवर्नमेंट ने जो दूसरी प्रायोरिटी रखी है वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग के लिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम में 5 स्कीम जो हैं लाने की बात की है, जिसे पीएम्स पैकेज के नाम से जाना जा रहा है। तो इस पीएम पैकेज में 5 स्कीम लिंक्ड हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से स्कीम है। जो पहला स्कीम है वो फर्स्ट टाइमर्स के लिए है। फर्स्ट टाइमर्स जो फ्रेशर्स एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए स्कीम लाई गई है, जिसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करने के लिए 15,000 रुपये 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोवाइड करवाएगी। इससे लगभग 210 लाख यूथ जो है लाभान्वित होंगे। स्कीम बी जो है उसके तहत गवर्नमेंट जो है जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है जॉब क्रिएशन की बात कर रही है। और जो है ईपीएफओ को सपोर्ट करेगी गवर्नमेंट, ताकि जो एम्प्लॉयर हैं वो अधिक से अधिक एम्प्लॉयमेंट दे सके। जो थर्ड स्कीम है दोस्तों उसमें एम्प्लॉयर्स को ही सपोर्ट करने की बात कर रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो अगर आप नए एम्प्लॉय रखते हैं नए एम्प्लॉय रखते हैं तो उन्हें 3,000 रुपये पर मंथ 3,000 रुपीज़ पर मंथ 2 साल के लिए जो है ईपीएफओ प्रोविडेंट फंड जो है वो सपोर्ट के रूप में गवर्नमेंट देगी। तो इससे लगभग 50 लाख जो है जॉब को जनरेट करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ साथ दोस्तों जो चौथा स्कीम है उसमें स्किलिंग प्रोग्राम लाने की बात कही गई है इस बजट में, जिससे 20 लाख यूथ जो है 5 साल के पीरियड के लिए स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। 1,000 जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। और कोर्स और कंटेंट जो है रिलेवेंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है उन्हें बनाया जाएगा। साथ में महिलाओं को भी फोकस किया गया है स्किलिंग के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स को डेवलप किया जाएगा, उसके लिए कोलैबोरेशन किया जाएगा। और जनरली गवर्नमेंट ने कहा है कि 7.5 लाख रुपए जो है लोन दिया जाएगा। इसके साथ साथ 25,000 रुपये स्टूडेंट जो है उनको हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही दोस्तों हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देने की बात कही है, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि 10 लाख रुपए तक आपको लोन मिलेगा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने पर, और साथ में ई वाउचर्स इत्यादि की बात करी है। तो दोस्तों जो थर्ड फोकस एरिया है गवर्नमेंट का वो ह्यूमन रिसोर्स और सोशल जस्टिस को लेकर फोकस कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने पूर्वोदय विकास भी विरासत भी नाम से एक स्कीम लाई है, जो कि मुख्य रूप से ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए फोकस रहेगा।
जहाँ पर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर जो है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करने की बात कह रहे हैं। इसके साथ साथ अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने की बात भी कही है, जो कि गया में बने हुए जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसके नोट पर रहेगा, उसके बेसिस पर बनेगा। और गवर्नमेंट ने कहा है कि मोर देन 3 लाख करोड़ वुमेंस के लिए और गर्ल्स के लिए फंड की एलोकेशन करेगी, ताकि स्कीम के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाया जा सके। इसके साथ दोस्तों प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाने की बात कही गई है इस बजट में, जिसके माध्यम से 5 करोड़ जो ट्राइबल पीपल है उन्हें बेनिफिट होगा और उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है सुधरेगा। और जो है इस बजट में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को भी बढ़ाने की बात कही गई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि 100 ब्रांचेस बढ़ाएंगे नॉर्थ ईस्ट रीजन में। इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करी है, जो कि वहाँ पर जो पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करने की बात करी है इस बजट में। साथ में ही फाइनेंशियल सपोर्ट 15,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा, ताकि उसको उसकी राजधानी को डेवलप किया जा सके। और इसके साथ साथ विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड ओवरकल नोड, जो विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसको ओवरकल कॉरिडोर के हिसाब से डेवलप किया जाएगा। हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप करने की बात कही गई है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश को फोकस किया गया है। तो आप पॉलिटिकल सिनेरियो देखेंगे तो इस बार जो है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट मेजरली आंध्र प्रदेश के सीएम जो हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उनके सहयोग से बनी है, और दूसरे जो है नीतीश बाबू के सहयोग से बनी है। तो इसका लाभ उस क्षेत्र में मिलना लाजमी है। तो दोस्तों जो चौथी प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में गवर्नमेंट काम कर रही है। इसके लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए रहेगा, और एमएसएमईज को क्रेडिट देने के लिए नए असेसमेंट मॉडल तैयार किए जाएंगे। और मुख्य रूप से मुद्रा लोन जो है उसमें जो है अमाउंट बढ़ाया गया है। पहले तरुण जो कैटेगरी थी उसमें 10 लाख ही दिया जाता था, अब जो है मुद्रा लोन के तहत 20 लाख रुपए दिया जाएगा। तो आपकी जानकारी के लिए तरुण लोन जो है 3 भागों में दिया जाता है, एक शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन। तो तरुण लोन में जो है अमाउंट बढ़ाया गया है। तो मेजरली जो है एमएसएमईज जो है उनको सपोर्ट करने के लिए उनमें क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने की बात इस बजट में कही गई है। इसके साथ साथ एमएसएमईज को सपोर्ट करने के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करने की बात कही है। तो इसके लिए स्कीम बहुत सारे रहेंगे जो कि इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, और ये देश के जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करके 5 साल में किए जाएंगे। और जब ये इंटर्नशिप दिया जाएगा उस समय इंटर्नशिप को सपोर्ट करने के लिए 5,000 रुपये पर मंथ जो है स्टाइपेंड दिया जाएगा। साथ में सीएसआर फंड के द्वारा 6,000 रुपये आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। तो ये जो है 5th स्कीम है पीएम पैकेज का। और साथ में गवर्नमेंट ने 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पार्क जो है डेवलप करने की बात कही है। ट्रिपल पी मॉडल को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। 5th प्रायोरिटी है विकसित भारत की, उसके लिए अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो अर्बन डेवलपमेंट में मेजरली उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी, स्ट्रीट मार्केट्स, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट और वाटर मैनेजमेंट को फोकस किया है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है दोस्तों कि स्टाम्प ड्यूटी जो है आप स्टेट को इनकरेज करेंगे कि स्टाम्प ड्यूटी कम लगाए, और जिससे परचेसिंग पावर
जिससे वुमेन्स की परचेसिंग पावर मुख्य रूप से प्रॉपर्टीज़ के लिए बढ़ेगी। और स्ट्रीट मार्केट हाट की संख्या बढ़ाने की बात करी है। और 14 लार्ज सिटीज़ पॉपुलेशन जो कि 30 लाख हैं, उन्हें डेवलप करने की बात करी है। इसके साथ साथ वाटर मैनेजमेंट, सप्लाई, सीवेज ट्रीटमेंट जो कि स्मार्ट सिटीज़ के लिए है, उन पर भी फोकस करने की बात इस बजट में कही गई है। हाउसिंग नीड को ध्यान में रखते हुए अर्बन डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने पीएम आवास योजना अर्बन 2.0 लॉन्च किया है, जिसमें 1 करोड़ लोगों को अ, जो है हाउस प्रोवाइड किए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत। और इसके लिए गवर्नमेंट 10 लाख करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करेगी। तो नेक्स्ट प्रायोरिटी जो गवर्नमेंट की एनर्जी सिक्योरिटी के लेकर है, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी में काम करने के लिए बात कर रही है। और भारत स्मॉल रिएक्टर को सेट किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। साथ में ही एनटीपीसी, भेल, इन सब के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाकर 800 मेगावाट कमर्शियल प्लांट डेवलप करने की बात कही गई है। तो मुख्य रूप से एनर्जी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर रिन्यूएबल जो है एनर्जी को डेवलप करने की बात इस बजट में कही गई है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च किया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के तहत जो है 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, 300 यूनिट्स एवरी मंथ। तो 300 यूनिट तक की फ्री बिजली 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को दी जाएगी। और तो ये योजना जो है पीएम सौर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसको लॉन्च किया गया है। जो नेक्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तो गवर्नमेंट ने जीडीपी का 3.4% जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की बात कही है इस बजट में। इसके साथ साथ 1.5 लाख करोड़ जो है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो फेज जो 4 है, उसको लॉन्च किया जाएगा, जिसमें 25,000 तक के जो रूरल एरिया हैं, 25,000 पॉपुलेशन के जो गाँव हैं, उन्हें कनेक्ट करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ दोस्तों जो है को इरिगेशन और फ्लड को फोकस किया गया है। तो इरिगेशन बढ़ाने के लिए और फ्लड मिटिगेशन के लिए तो गवर्नमेंट ने बोला है कि फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। कोसी मेची जो इंट्रा स्टेट लिंक है, उसमें बिहार में है ये कोसी मेची लिंक परियोजना। तो बिहार के 4 डिस्ट्रिक्ट लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ फ्लड से लड़ने के लिए, बाढ़ से लड़ने के लिए असम, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों को सपोर्ट देगी। और रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन के लिए हिमाचल प्रदेश को असिस्टेंस प्रोवाइड करवाएगी। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर में ही गवर्नमेंट ने बोला है कि जो विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर है, उसको डेवलप किया जाएगा। तो जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया है, उसी के थीम पर विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। तो ये विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर जो है गया में है, बिहार में है। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकल इफेक्ट कितना रहता है। नीतीश कुमार जी के सपोर्ट से सरकार बनी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव दिख रहा है। इसके साथ साथ राजगीर है जो गया का, वहाँ हिंदू, बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए, तीनों रिलीजन के लिए फेमस है। उसे डेवलप करने की बात कही गई है। नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने की बात कही गई है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि उड़ीसा के जो सीनिक प्लेस हैं, टेम्पल्स हैं, माउंटेन्स हैं, क्राफ्टमैनशिप हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उनको भी जो है डेवलप करने के लिए असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों कि उड़ीसा में जो है आपका टूरिज्म सेक्टर जो है डेवलप होगा और इकोनॉमी वहाँ की बढ़ेगी।
तो नेक्स्ट प्रायोरिटी जो है गवर्नमेंट की है इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसके लिए अ, अनुसंधान, नेशनल रिसर्च को ऑपरेशनलाइज करने की बात कही है गवर्नमेंट ने, और स्पेस इकोनॉमी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड डेवलप करने की बात इस बजट में कही गई है। तो इस प्रायोरिटी को देखते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जनरेशन को रिफॉर्म करने की बात कही है, जिसमें रूरल एंड अर्बन लैंड रिलेटेड एक्शन लिए जाएंगे। तो मैपिंग, जीआईएस मैपिंग किया जाएगा, डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। जैसे हमारा आधार है, आधार बना हुआ है, वैसे ही भू आधार की संकल्पना लाई जाएगी, जिसमें यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। उसके बेसिस पर आपके सारे लैंड जो है हमारे भूमि है वो जुड़े रहेंगे, सर्वे किए जाएंगे और फार्मर्स को लिंकेज किया जाएगा। तो पूरी तरीके से लैंड को डिजिटलाइजेशन करने की, मैपिंग करने की बात कही गई है। इसके साथ साथ दोस्तों जो है एफडीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इसे सिंप्लीफाई किया जाएगा। एनपीएस वात्सल नाम का एक प्लान है, जिसके तहत जो माइनर्स होते हैं, माइनर्स के लिए पेरेंट और गार्जियन को सपोर्ट दिया जाएगा ताकि माइनर्स सुरक्षित रहें। और न्यू पेंशन स्कीम पर भी गवर्नमेंट ने बात किया है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जो भी रिलेवेंट इशू है इससे संबंधित, न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित, उसे सॉल्व किया जाएगा और प्रॉपर उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। दोस्तों आप देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है इस बजट के अनुसार कैसी रही। अगर आप देखेंगे करंट अकाउंट डिफिसिट जो है इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 15 में जो है 1.67 के आसपास थी, जो कि अभी हाल फिलहाल बढ़ी घट गई है, जो कि लगभग -0.5% है। ये बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि हमारी करंट अकाउंट डिफिसिट घट रही है। इसके साथ साथ जो जीडीपी ग्रोथ है वो स्टेबल कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 में स्टेबल है, बल्कि ये 2022 में बढ़ी थी और 2021 में बहुत डाउन हो गई थी, क्योंकि उसका कोरोना का इफेक्ट था। अब वो जो है अभी स्टेबल है और लगातार बढ़ रही है। तो अभी वर्तमान में जो है जीडीपी है 8.2% है। इसके साथ आप देखेंगे पीएमआई इंडेक्स की बात करिए, परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, जो कि लगभग स्टेबल है प्रेजेंट में। और एनपीए जो है, जो हमारे शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं, उनका एनपीए भी धीरे धीरे घट रहा है। गवर्नमेंट ने दिखाया है कि मार्च 24 में ये जो है लगभग 2% के आसपास आ गया, जो कि मार्च 18 में से 11% था। इसके साथ साथ दोस्तों फिजिकल डिफिसिट का परसेंट जो है जीडीपी में वो कम हो रहा है, ये अच्छी बात है। ये 5.6% है, जो कि पिछले साल 6.4% था और फाइनेंशियल ईयर 2021 में 9.2% था। और महंगाई की बात करें तो महंगाई आप समझ सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने इसमें जानकारी अब तक सिर्फ 2023 तक की दी है, जो कि 2023 में महंगाई 5.4% थी। तो आप देखेंगे कि लगभग सभी आंकड़े 2024 तक के हैं, लेकिन यहाँ पर अभी गवर्नमेंट ने इसका आंकड़ा नहीं दिया है, क्योंकि ये हो सकता है कि अप डाउन करता रहता है, तो स्टेबल आंकड़ा नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट को एक टेंटेटिव डाटा देना चाहिए था। अब बात करते हैं जो मेजर हमारे टैक्स प्रपोजल्स हैं। जो बजट का मेजर पार्ट होता है टैक्स को लेकर होता है कि गवर्नमेंट क्या चेंज कर रही है, क्या घटा रही है, क्या बढ़ा रही है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि टैक्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। इसके लिए उन्होंने जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसे रिव्यू करने की बात करी है, और उसे सिंप्लीफिकेशन करके जो चैरिटीज़ हैं और टीडीएस हैं उन्हें आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। लिटिगेशन एंड अपील्स के लिए प्रावधान किए हैं गवर्नमेंट ने, और टैक्स बेस जो है उसको और बेहतर तरीके से
बनाया जाएगा। तो कुछ टैक्स से संबंधित जो है कस्टम ड्यूटीज के लिए गवर्नमेंट ने प्रोविज़न किया है, जिसके माध्यम से कुछ चीज़ों पर जो है गवर्नमेंट ने कस्टम ड्यूटी चेंज किया है। जैसे कि जो कैंसर के लिए 3 मेन मेडिसिन है, उनमें से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। इससे क्या होगा कि अफोर्डेबल मेडिसिन मिलेगा और मोबाइल फ़ोन, चार्जर, मोबाइल पीसीबीए, इन सब को भी इनका भी कस्टम ड्यूटी जो है घटाकर 15% कर दिया है। तो इससे मोबाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और जो गोल्ड एंड सिल्वर के लिए भी कस्टम ड्यूटी है उसे 6% कर दिया है। प्लेटिनम के लिए 6.4% कर दिया है, जो कि डोमेस्टिक वैल्यू बढ़ाएगा। और साथ साथ में श्रिम्प एंड फिश फूड पर जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है उसे भी घटा दिया है, जो कि अब 5% है। इससे क्या होगा कि मैरिन एक्सपोर्ट में कंपटीशन बढ़ेगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। अब डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या प्रपोजल लाई है गवर्नमेंट ने? तो डायरेक्ट टैक्स के लिए गवर्नमेंट ने रैशनलाइजेशन ऑफ कैपिटल गेन की बात करी है। तो शॉर्ट टर्म गेन ऑफ फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट 20% टैक्स रेट एंड लॉन्ग टर्म गेन ऑन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एसेट टू अट्रैक्ट a tax rate of 12.5%, increase in limit of exemption of capital gain on financial asset to 1.25 लाख पर ईयर। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है एंजल टैक्स को अबॉलिश करने की बात कही है। तो ये जो एंजल टैक्स है अनलिस्टेड कंपनीज पर लगती है, तो गवर्नमेंट ने बोला है इसे हटा दिया जाएगा। ये सभी प्रकार के जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन पर लागू होगा। और डोमेस्टिक क्रूज को ऑपरेट करने के लिए सिंपल टैक्स रिजीम बनाने की बात कही है। सेफ फॉरवर्ड रेट प्रोवाइड करने की बात कही है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है फॉरेन कंपनीज के लिए जो है रिड्यूस कर दिया है। पहले 40% लगता था, अब जो है मात्र 35% लगेगा। तो ये डायरेक्ट टैक्स के लिए कुछ गवर्नमेंट ने इस बजट में प्रपोजल लाए हैं। अब देखते हैं कि जो न्यू टैक्स रिजाइम है उसमें किसको कितना कितने पैसे पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल तरीके से बताया है कि अगर आपके पास 0 से 3 लाख रुपए की इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 3 से 7 लाख रुपए की इनकम है तो आपको 5% रुपीज़ जो है टैक्स भरना पड़ेगा। 7 से 10 लाख है तो 10%, और 10 से 12 लाख है तो 15%, और 12 से 15 लाख है तो 20%, और अगर 15 लाख से ज़्यादा है आपकी इनकम तो यह 30% होगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी बढ़ा दिया है, जो कि पहले 50,000 रुपये था, इसे 75,000 रुपये कर दिया है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है टैक्स से सब्जेक्टेड नहीं होता है, ये मिनिमम इतना अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता है। और पेंशन यही चीज़ जो है पेंशनर्स के लिए भी लागू कर दी है, जो कि पहले 15,000 रुपये थी, अब 25,000 रुपये हो गई है। अगर हम देखते हैं दोस्तों कि जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि गवर्नमेंट जो है अपने बजट में अपना एक्सपेंडिचर और जो उसका रिसिप्ट होता है उसको मुख्य रूप से बताना चाहती है कि हमने कहाँ पैसा लगाया और कहाँ से पैसा आया। तो आप देखते हैं डिटेल से कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ कहाँ से आया। तो आप देखेंगे कि मेजर 27% जो है गवर्नमेंट ने उधारी लेकर और अदर लाइबिलिटीज़ के माध्यम से गवर्नमेंट के पास पैसा आया। इसके बाद 9% जो है नॉन टैक्स रिसिप्ट से है, 1% नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट से है, 4% कस्टम ड्यूटी से है, कॉर्पोरेशन टैक्स 17% है, जीएसटी एंड अदर टैक्सेस से 18% गवर्नमेंट ने पैसा कमाया है। यूनियन और एक्साइज ड्यूटी से 5%, इनकम टैक्स से 90%। तो आप टैक्स से बात करेंगे दोस्तों तो एक इनकम टैक्स से
कस्टम ड्यूटी, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से, जीएसटी से, कॉरपोरेशन टैक्स से, नॉन टैक्स रिसिप्ट भी है। तो मेजर पोर्शन जो गवर्नमेंट के पास जाता है, पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। और गवर्नमेंट अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे कंट्रीज से, दूसरे या बैंक्स से बारोइंग कर लेती है, उधार ले लेती है, ताकि वो चीज़ों को सही तरीके से चला सके। अब जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट कहाँ इन्वेस्ट करती है और कितना करती है, उसको देखते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है गवर्नमेंट जो है 19% इंटरेस्ट पेमेंट में देती है, और 16% जो है सेंट्रल सेक्टर के जो स्कीम होते हैं उस पर इन्वेस्ट करती है। तो सेंट्रल सेक्टर का एक स्कीम होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है। तो सेंट्रल सेक्टर का जो स्कीम होता है ये फुल्ली तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर स्कीम को चलाते हैं। उनका एक रेशियो होता है 60-40 का या 80-20 का, ऐसा रेशियो होता है। तो उसके माध्यम से स्कीम चलती है। तो सेंट्रल सेक्टर के स्कीम के लिए 16% गवर्नमेंट पैसा लगाई। इसके साथ साथ 6% जो है सब्सिडीज़ के लिए, डिफेंस पे 8%, स्टेट को जो टैक्स दे रही है और ड्यूटीज़ दे रही है उसमें 21% दिया है, फाइनेंशियल कमीशंस एंड अदर ट्रांसफ़र 9% है, अदर एक्सपेंडिचर 9% है, और पेंशन जो है 4% है। तो ये गवर्नमेंट का जो है पैसा आने का और पैसा जाने का पूरा हिसाब किताब या लेखा जोखा आपने देखा। अब देखते हैं दोस्तों कि गवर्नमेंट ने मेजरली जो है किन मेजर आइटम्स और सेक्टर में पैसा खर्च करने की बात कही है। तो डिफेंस में मुख्य रूप से गवर्नमेंट ने बोला है कि 4,54,773 करोड़ रुपीस जो है डिफेंस में इन्वेस्ट करेगी, रूरल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेगी, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेगी, फिर होम अफेयर्स में इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ साथ एजुकेशन, आईटी एंड टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। तो दोस्तों हमारे देश में जो है अभी हाल फिलहाल मेजर सेक्टर जो हैं जैसे एजुकेशन है और हेल्थ है, अभी भी ये वाले सेक्टर जो हैं बहुत पिछड़े हुए हैं। इनमें बहुत इन्वेस्ट करने की आवश्यकता लगती है। अब जो है गवर्नमेंट ने मेजर जो स्कीम है उनके लिए कुछ फंड एलोकेट किया है, जैसे कि मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए अलॉट किया है, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए 12,000 करोड़ रुपए दिया है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए 2,228 करोड़ रुपए दिया है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए 2,143 करोड़ रुपए दिया है, और सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड के लिए 6,903 करोड़ रुपए दिया है, सोलर पावर ग्रिड को डेवलप करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया है, और जो एलपीजी गैस है उसमें डीबीटी दिया जाता है उज्ज्वला स्कीम के तहत, तो उसमें गवर्नमेंट 15,000 करोड़ रुपए लगाएगी। गवर्नमेंट की आइडिया स्कीम है जिसके लिए 3,849 रुपए जो है गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने अपने रिसिप्ट की जानकारी इस बजट में दी है। तो रिसिप्ट मेजरली 2 प्रकार के होते हैं, एक कैपिटल रिसिप्ट होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होता है दोस्तों ये गवर्नमेंट ने अभी चालू हालत में बताया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट 31.3% था, और कैपिटल रिसिप्ट जो है 16.9% था। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट जो है धीरे धीरे घट रहा है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा संकेत है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू पर गवर्नमेंट ने 37.1% एक्सपेंडिचर किया है, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसमें 15.0% जो है या लाख करोड़ जो है उसने इन्वेस्ट किया। सो दोस्तों ये गवर्नमेंट का बजट था। इसके माध्यम से गवर्नमेंट ने
अपने साल भर का लेखा जोखा दिया है और आगे के प्लान बताए हैं। अब इसी प्रकार के अन्य टॉपिक्स को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल द बुद्धा एकेडमी को सब्सक्राइब करें और फॉलो सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।